दोस्तों आज मैं उस इंसान के बारे में आपको बताने वाला हूं जो वो इंसान हमारे भारत का तो नहीं था, लेकिन जब तक भारत में रहा उसने इतना नाम कमाया और अपने नाम की छाप आज भारत में छोड़ गया। दोस्तों वो एक अच्छा सैनिक था, या फिर वो एक अच्छा शिकारी था, या फिर वो एक अच्छा लेखक था। दोस्तों उसकी लाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर से भरी हुई थी। उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो आज भी हमारे इतिहास के तौर पर दर्ज है। तो दोस्तों सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली 426। उस बंदे का नाम था जिम कॉर्बेट। उसने हमारे भारत में नेशनल पार्क की शुरुआत की। आज जो आप लोग गर्मियों की छुट्टियों या ठंडों की छुट्टियों में आप लोग टाइगर रिजर्व में जाते हैं, जो आज वन जो सुरक्षित हैं वो उसी बंदे के वजह से सुरक्षित हैं। उसकी पूरी बायोग्राफी और उसकी केस स्टडी मैं लेके आया हूँ, सब कुछ बताऊंगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर बैठेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और दोस्तों वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लोगों को शेयर भी कीजिएगा। इससे हमें एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलता है ऐसे कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जिन्हें दुनिया जिम कॉर्बेट के नाम से जानती है, इनका जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ। जिम क्रिस्टोफर व मेरी जेन कॉर्बेट की 8वीं संतान थे। जिम का बचपन नैनीताल में बीता और उन्होंने अपनी शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की। कॉर्बेट सर्दी का मौसम कालाडूंगी में तथा गर्मियां नैनीताल में बिताया करते थे। ये दोनों स्थान प्रकृति के अत्यंत निकट थे और इस बात ने जिम की मानसिकता को बहुत प्रभावित किया एवं उन्हें वनों और वन्य जीवों से गहरा लगाव हो गया था। जिम ने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा नैनीताल के ओपनिंग स्कूल से की। बाद में सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला तो लिया, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पढ़ाई को बीच में छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही मोकामा घाट बिहार जाकर उन्हें वहां रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करनी पड़ी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कॉर्बेट ने कैप्टन पद पर सेना में प्रवेश लिया। सन 1917 में 500 कुमाऊनी जवानों के एक श्रमिक दल का गठन कर फ्रांस में लड़ाई अभियान में भाग लिया। वही उन्होंने सफलतापूर्वक अपना दायित्व निभाया और उन्हें सम्मानित कर मेजर बनाया गया। अगले ही वर्ष जिम को अफगानिस्तान व वजीरिस्तान में सेवा करने भेज दिया गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद भी कॉर्बेट का सेना से संबंध बना रहा। सन 1944 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें विशेष नियुक्ति पर आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए रख लिया। इस सेवा के बाद कॉर्बेट को सेना में प्रशंसनीय सेवा करने के लिए कर्नल का पद प्रदान किया गया था। और तो और जिम कॉर्बेट अपने जीवन काल में कई व्यवसायों से भी जुड़े रहे। उन्हें धरोहर में एफईजी मैथ्यू एंड कंपनी नामक व्यवसाय प्राप्त हुआ, जिसका उन्होंने विस्तार किया। सन 1921 के बाद यह मामूली दुकान बढ़कर एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी बन गई और कुछ समय तक नीलामी सेवा भी प्रदान करती रही। जिम एक अच्छे कृषक भी थे और उन्होंने खेती के लिए कालाडूंगी में 40 एकड़ जमीन 1400 रुपए देकर खरीदी, जिसे छोटी हल्द्वानी कहा गया। कॉर्बेट केन्या स्थित एक कॉफी बागान के मालिक भी थे। यह व्यवसाय भी अपने एक मित्र के साथ भागीदारी में करते थे। केन्या जाने के बाद जिम कॉर्बेट ने वहां सफारी लैंड नामक एक टूरिस्ट कंपनी की स्थापना की और उसे चलाया। इसके अलावा नैनीताल में भी कॉर्बेट की काफी संपत्ति थी। उनके तत्कालीन निवास व अन्य भवन आज भी वहां देखे जा सकते हैं। कई आदमखोर जानवरों के संहारक थे जिम कॉर्बेट। नैनीताल व कालाडूंगी में पले बड़े जिम कॉर्बेट के लिए जंगल एक घर के समान था। उन्हें वनों के जीवन का इतना अनुभव था कि वे जंगल के संकेतों से यह भाप लेते थे कि वहां क्या गतिविधियां घटित हो रही हैं। जिम की इस कला ने उन्हें कई आदमखोर बाघों व तेंदुओं पर विजय पाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरे धीरे कॉर्बेट ने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली कि दूर दराज के गांव से लोग आते और उनसे आदमखोरों के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आग्रह करते। इस कार्य के लिए कॉर्बेट को कठिन परिस्थितियों में ऊंचे पहाड़ों पर पैदल चलना पड़ता और धैर्य व चौकन्नी निगाहों से काम लेना पड़ता। अपने जीवन काल में कॉर्बेट ने लगभग 50 बाघों व 250 तेंदुओं का संहार किया। इनमें से चंपावत की आदमखोर बाघिन जिम कॉर्बेट का प्रथम शिकार थी। इसका वर्णन उन्होंने अपनी बुक कुमाऊं के नरवक्ची में किया है। इस नरवक्ची बाघिन को मारने की कथा अधिक प्रचलित है, क्योंकि इस बाघिन ने 20वीं शताब्दी के शुरुआती 4 वर्षों के भीतर चंपावत और उसकी सीमा से लगे नेपाली क्षेत्र में 425 से भी ज्यादा इंसानों को मारकर खौफनाक मंजर पैदा कर दिया था।
जिम कॉर्बेट ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस क्षेत्र के बाशिंदों को भयमुक्त किया था। एक किस्सा है भारत के उत्तरांचल राज्य के रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए का। प्रसिद्ध शिकारी एवं लेखक जिम कॉर्बेट द्वारा मार दिए जाने से पहले यह तेंदुआ 124 से भी ज्यादा लोगों को मार चुका था। मारे गए पशुओं की तो कोई गिनती ही ना थी। तेंदुए ने अपना पहला शिकार जिले के गांव बेंजी के एक व्यक्ति को बनाया था। इसका आतंक इतना ज्यादा था कि लोग शाम होते ही घरों से निकलना बंद कर देते थे। 8 सालों तक किसी की हिम्मत न होती थी कि केदारनाथ से बद्रीनाथ के बीच की सड़क पर रात को अकेले चल सके, क्योंकि यह तेंदुए के क्षेत्र में पड़ता था। रात को बहुत कम लोग कोई विशेष काम होने पर ही घर से निकलते थे। तेंदुआ खाने के लिए इतना उतावला था कि वह दरवाजे तोड़ देता था, खिड़कियों से कूद जाता था, घरों और झोपड़ियों की दीवारों पर चढ़ जाता था। इसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि इसकी गति इतनी तेज थी कि सुबह किसी गांव क्षेत्र में दिखाई देता था और शाम को किसी और गांव क्षेत्र में दिखाई देता था। आमतौर पर उत्तरांचल में बाघ पाए जाते हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा था कि ये तेंदुआ किसी अन्य स्थान से आया होगा। लोगों ने तेंदुए को मारने की काफ़ी कोशिश की। तेंदुए के धोखे में कई दूसरे बाघ मारे गए, लेकिन सफलता न मिली। 1925 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आयरिश मूल के प्रसिद्ध भारतीय शिकारी जिम कॉर्बेट की मदद लेने का अनुरोध किया। जिम कॉर्बेट ने काफ़ी दिनों तक जाल बिछाने के बाद तेंदुए को रुद्रप्रयाग शहर में गुलाबरे नामक स्थान पर मार गिराया। मारे जाने से पहले उस दिन तेंदुए ने वहीं गुफा में रहने वाले एक साधु को मारा था। शहर में उस स्थान पर जहां तेंदुआ मारा गया था एक स्मारक बना है तथा साइन बोर्ड लगा है। वह स्थान वर्तमान में सेना के नियंत्रण में है। इन आदमखोर जानवरों का शिकार करने से जानवरों की जनसंख्या कम होती चली जा रही थी। जिम कॉर्बेट जानवरों का शिकार करने के बाद उन्हें जांच पड़ताल के लिए अपने साथ ले जाते थे। एक दिन जब वो रुद्रप्रयाग के तेंदुए को मारने के बाद उसे अपने साथ जांच पड़ताल के लिए लेके जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उस तेंदुए के दांत ही नहीं है और उसके शरीर पर कई घावों के निशान हैं। उन्होंने शोध किया तो उन्हें पता चला कि इन घावों के वजह से जानवर बीमार हो जाते हैं और बीमार होने की वजह से ये सामान्य शिकार का शिकार नहीं कर पाते हैं और उनके लिए इंसानों का शिकार करना आसान होता है और इसी वजह से ये जानवर आदमखोर बन रहे हैं। इस शोध के बाद जिम कॉर्बेट के दिल में जानवरों के प्रति दया भावना प्रकट हो गई थी और उन्होंने जानवरों का संहार करना बंद कर दिया। और उसके बाद कॉर्बेट ने भारत के सर्वप्रथम नेशनल पार्क की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। इस पार्क का गठन 1936 में हुआ और इसका नाम यूपी के तत्कालीन राज्यपाल मैल्कम हैली के सम्मान में हैली नेशनल पार्क रखा गया। सन 1952 में पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया, परंतु यह नाम ज्यादा देर नहीं चला। वर्ष 1957 में जिम कॉर्बेट की स्मृति में पार्क का नाम पुनः बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य संरक्षण के क्षेत्र में एक मिसाल बन चुका है, ठीक उसी महान व्यक्ति की तरह जिसके सम्मान में इसका नाम है। दोस्तों, ये वो लिस्ट है उन जगहों की जिस जगह पर कॉर्बेट द्वारा मारे गए आदमखोर जानवर थे। और दोस्तों, ये रही जिम कॉर्बेट द्वारा लिखी गई किताबों की लिस्ट। दोस्तों, बताते हैं कि अपनी ट्री टॉप्स बुक को खत्म करने के लिए ही केन्या में शिफ्ट हुए थे। इन्होंने अपना बचा हुआ जीवन ट्री हाउस में बिताया और इनसे मिलने के लिए इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भी इनके ट्री हाउस आई थी। जिम ने कभी विवाह नहीं किया। इनके साथ इनकी बहन मैगी ने भी कोई शादी नहीं की और अपना अधिकांश जीवन अपनी बहन मैगी के साथ बिताया। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के कुछ माह बाद जिम और मैगी ने केन्या में बसने का निर्णय लिया। जिम द्वारा लिखित अधिकतर पुस्तकें उनके केन्या वास के दौरान ही प्रकाशित हुईं और केन्या में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। आज जिम कॉर्बेट प्रकृति व वन्य जीवन का एक अद्वितीय प्रतीक बन चुके हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि जिम कॉर्बेट के बारे में आपको काफ़ी कुछ अच्छे से जानने का मौका मिला होगा इस वीडियो के जरिए। और दोस्तों, जो अगली वीडियो में लेके आने वाला हूं वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर होगी। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पार्क को आप कैसे घूम सकते हैं, इस पार्क में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इस पार्क को आप ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं। तो ये वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, उस वीडियो को आप वेट कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ आज की ये बायोग्राफी या ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कर दे इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो लोग भी जान सके जिम कॉर्बेट के बारे में डिटेल में। और दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको जिम कॉर्बेट के बारे में कितना पता था और एक्स्ट्रा कुछ आपको पता है वो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, हमसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम अकाउंट पर और वहाँ पर आप कोई भी वीडियो से रिलेटेड पूछ सकते हैं और या फिर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है या कोई फैक्ट है वहाँ पर हमसे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे पास जो वीडियो की सीरीज चल रही है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की चल रही है, हिस्टोरिकल वीडियोस की सीरीज चल रही है और प्लेसेस एक्सप्लोर की सीरीज चल रही है। इन तीनों सीरीज में बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं
और ऐसे कंटेंट बहुत सारे ढेरों अवेलेबल हैं। हमारे चैनल पर विजिट करके उन कंटेंट्स को वॉच कीजिएगा और अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।